इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम.के. शाह क्लासेज में स्वागत है। आज दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर का ये 5वां लेक्चर है, जो कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम सभी लोग अध्ययन करेंगे ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करने से आपका दोस्तों कुछ नहीं बिगड़ता है, चूँकि थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करने से आपका भी फायदा होता है। आपके जो इष्ट मित्र यूपीपीए या आरओ या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिल जाता है, और साथ ही साथ हमें भी ये होता है कि हाँ चलिए वीडियो हमारी पसंद की जा रही है। तो देखिए, ये एनसीईआरटी है आपका वन लाइनर सार संग्रह। इसका जो है हम लोग ऊष्मागतिकी देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जामों में। तो वीडियो को देर न करते हुए वन लाइनर है, फास्ट रिवीजन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारा, यानी हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। यानी हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को यदि पृथ्वी से छोड़ा जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी, और ये पॉइंट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि, यानी जब हवाएं तेज चलती हैं ऐसी रातों में ओस नहीं बनते हैं। ओस क्यों नहीं बनते हैं, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों वाष्पीकरण की दर का तेज होना, वाष्पीकरण की जो दर होती है वो इतनी तेज होती है कि ओस नहीं बन पाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर, कमरे में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का दरवाजा या खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो कमरे का तापमान होगा वो क्या होगा दोस्तों। तो कमरे का जो तापमान होगा वह बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और हम लोग पॉइंट वाइज चलते हैं, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देंगे। और वीडियो पर बने रहने के लिए वीडियो को, ताकि अगर कोई भी वीडियो डाली जाए तो आपका तुरंत नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। भले ही आपको वीडियो ना पसंद आए तो स्किप करके आप भले निकल जाइए, लेकिन जब सब्सक्राइब करेंगे हो सकता है कोई ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट हो जो आपके एग्जाम आप ड्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वो आपको सामने मिल जाए, दिख जाए और आप देख लें। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु तो उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसे जो थर्मामीटर होते हैं दोस्तों उन्हें कहा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। पायरोमीटर कई बार पूछा गया है कि पायरोमीटर किसके लिए होता है। तो पायरोमीटर ये ऐसा थर्मामीटर है जहाँ पर 2000 सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको मापने के लिए पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी का दूसरा नाम है, का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि तापमापक हम लोग देखते हैं, तापमापक देखते हैं, और तापमापक के साथ साथ यानी इसमें हम लोग देखते हैं कि मापन और हिमांक, क्वथनांक और बराबर भाग या एक भाग। तो फ़ारेनहाइट का अगर हिमांक की बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट होता है, और फ़ारेनहाइट का क्वथनांक होता है 212 फ़ारेनहाइट, और बराबर जो भाग होता है वो 180, एक भाग होता है 1 फ़ारेनहाइट। ऐसे सेल्सियस का जो हिमांक होता है वो 0 सेल्सियस होता है, और क्वथनांक होता है 100 सेल्सियस, और जो बराबर भाग है इसको 100 बराबर भागों में किया जाए तो जो एक भाग होगा वो 1 सेल्सियस के बराबर होगा। केल्विन की अगर बात करें तो केल्विन का जो हिमांक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केल्विन का हिमांक कितना है, तो 273 केल्विन। और क्वथनांक की अगर बात करें तो 273 डिग्री यानी क्वथनांक होता है इसका केल्विन। और जो बराबर भाग अगर 100 बराबर भाग किए जाएं तो उसमें जो एक भाग का हिस्सा होगा वो 1 केल्विन के बराबर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो वन लाइनर आपका है, कह रहा है कि परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है। यानी परम शून्य ताप का अर्थ आपको बताना है। तो इसका मेन अर्थ है दोस्तों कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्वचालित जो इंजन है, इंजन में जो हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो स्वचालित इंजन में हिमरोधी के रूप में जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। और अगला कह रहा है कि बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो बर्फ दोस्तों पिघलेगी तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे बर्फ का टुकड़ा इतना बड़ा है तो आयतन इसका ज़्यादा है,
और यह पिघल करके छोटा हो गया तो आयतन क्या हो गया, कम हो गया, घट जाएगा। बर्फ पिघलेगी तो आयतन घटेगा, सीधा सा मामला है। और अगला हम लोग देखते हैं कि थर्मोस्टेट यंत्र, थर्मोस्टेट यंत्र का जो संबंध है दोस्तों वह तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना होता है। यानी थर्मोस्टेट जो यंत्र है उसका संबंध तापक्रम से है और इसका प्रयोग करके हम दाब स्वनियंत्रित करते हैं, यानी दाब को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर, ये दोस्तों वन लाइनर में जो क्वेश्चन है आपके यूपीपी, आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस में भी वन लाइनर बनते हैं। यूपीपीसीएस में ज्यादातर तो मैचिंग क्वेश्चन बनते हैं, आपके कोट वाले बनते हैं या कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन स्पेशल ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट है उसका प्रमुख कार्य होता है कि एक समान तापमान को बनाए रखना, यानी जो टेम्परेचर है उसको बराबर मात्रा में बनाए रखना। अगला कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हैं कितना तापमान आवश्यक है, यानी रेफ्रिजरेटर में जो भी हम खाने वाली वस्तुएं रखते हैं उनको वो शुद्ध रहें, इसके लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसके लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो 4 सेल्सियस की होती है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है वह कितना होता है। तो वह दोस्तों होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन में मापते हैं तो 310, यानी ऑप्शन में अगर 310 दिया है तो केल्विन आपको आंसर देखना है कि केल्विन में होना चाहिए, और यह सेल्सियस में दिया हुआ तो 37 सेल्सियस, यानी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 सेल्सियस। यदि केल्विन में ऑप्शन चारों दे रखे तो 310 केल्विन होना चाहिए। अगला कह रहा है कि उबलते जल, यानी जल उबल रहा है, उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। जब कोई जल, यानी किसी भगोने या कुकर में आप जल को उबालते हैं तो जल जब उबालते हैं तो भाप से, यानी उबलते जल की तुलना में, कोई उबलता हुआ जल आप उसमें अंगुली डालें तो आप उसे कम जलेंगे जितना कि आप भाप से अधिक जलता है, यानी भाप जो उसका निकलता है उससे आपका अधिक जलन महसूस होगी। और इसका रीजन दोस्तों क्या है, इसका रीजन है कि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जो भाप होता है उसमें गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अधिक होता है, इसीलिए उबलते जल की तुलना में भाप से अधिक जो है जलता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पानी में साधारण नमक, जो साधारण नमक है, यदि पानी में साधारण नमक को मिलाने पर पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वह बढ़ जाएगा तथा जो हिमांक बिंदु है वह घट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है कि यदि साधारण पानी में यदि साधारण नमक मिलाते हैं तो साधारण नमक मिलाने पर जो पानी का क्वथनांक बिंदु होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो हिमांक होगा वो घट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर एक समान रहते हैं। तो सेंटीग्रेड तापक्रम और फारेनहाइट तापक्रम ये जो दोनों बराबर रहते हैं वो दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर रहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शीशे की छड़, जो शीशे की छड़ होती है जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी शीशे की छड़ है, यदि भाप में जल रहा है और भाप में रख देते हैं तो क्या होगा दोस्तों, लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा कि शीशे की छड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो लंबाई में परिवर्तन होगा, यानी लंबाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सर्दियों में जो लोहे के टुकड़े होते हैं और लकड़ी के टुकड़े, यानी लोहे के टुकड़े को छू कर देखिए सर्दियों में ठंड लगेंगे और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है। अब आपको ये बताना है कि क्यों ठंडा लगता है। तो इसका मेन रीजन है कि लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है वह ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। ऊष्मा का अधिक सुचालक होने के कारण जो लोहे का टुकड़ा है वह ज्यादा ठंडा होता है लकड़ी की तुलना की अपेक्षा। यह अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि वायु का तापमान बढ़ता है, यानी वायु का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो जल वाष्प है, जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उस पर पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वायु का तापमान बढ़ने पर जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी, यानी यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प की जो क्षमता होगी वो बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पदार्थ की जो ऊष्माधारिता है, पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है। तो पदार्थ की जो ऊष्माधारिता है दोस्तों वह पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। किस ऊष्मा पर, विशिष्ट ऊष्मा पर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, कई बार पूछा गया है। अगला कह रहा है साफ मेघ, यानी यदि बादल साफ है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में जो मेघाच्छादित रातें हैं, यानी यदि मौसम रात्रि में साफ है, बादल साफ है, मेघ साफ है, उसके तुलना में यदि मेघाच्छादित रातें, यानी मेघ बादल लदा हुआ है और ऐसी रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती हैं।
यानी साफ रातों की तुलना में मेघाच्छादित जो रातें होती हैं वो अधिक गर्म होती हैं। और क्यों गर्म होती हैं? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा के विकिरण को रोकता है। कौन रोकता है? बादल रोकता है। किससे रोकता है? पृथ्वी और हवा से उष्मा के विकिरण को रोक देता है। इसलिए जो मेघाच्छादित रातें होती हैं वह अधिक गर्म होती हैं, कहते नहीं उमस भरी रातें। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब जल को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जब जल को 0 से 10 सेल्सियस तक उबालेंगे, गर्म करेंगे, तो जो इसका आयतन होगा वह पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब 0 से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो जो आयतन होगा पहले बढ़ेगा और पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि दाब बढ़ने पर जल के जो क्वथनांक हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब जो दाब बढ़ेगा, जल का जो क्वथनांक होगा वह भी साथ साथ बढ़ेगा, यानी दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो गर्मी के दिनों में दोस्तों ऊपर सफेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए, ऐसे छाते का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रेल की दो पटरियां जोड़ते समय मध्य में जो बीच का स्थान होता है, बीच में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, यानी दो पटरियों के बीच में जो थोड़ी जगह छोड़ी जाती है वह छोड़ी जाती है। तो क्यों छोड़ी जा रही है? इसका मेन रीजन क्या है? तो दोस्तों पटरियों का जो उष्मीय प्रसार है, उष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए, यानी उष्मा का जो प्रसार हो उसका और उस स्थान को उसी स्थान में प्रसार हो, इसीलिए दोनों पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, यानी उष्मा का प्रसार हो। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रेशर जो कुकर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम तापमान है वह निर्भर करता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम तापमान है वह दोस्तों ऊपर की छेद के क्षेत्रफल, जो ऊपर का छेद का क्षेत्रफल होता है एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। यानी प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है इसके ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक किसे नियंत्रित करता है? तो कमरे में लगा हुआ जो वातानुकूलक जो एयर कंडीशनर है वह आर्द्रता और तापमान, यानी आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। क्या नियंत्रित करता है? आर्द्रता और तापक्रम को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि चालन के अनुप्रयोग देख लेते हैं। कह रहा है चालन के अनुप्रयोग। नंबर 1 पॉइंट कह रहा है कि शीत ऋतु में जो लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। कब? शीत ऋतु में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो चीनी मिट्टी जो कप होता है, कप में चाय पीना आसान होता है, प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये आपका है चालन के अनुप्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि डेजर्ट जो कूलर है द्वारा शीतकाल में, यानी डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। तो डेजर्ट कूलर द्वारा जो शीतलन है वह वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस तरह की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो विशिष्ट उष्मा जो सबसे अधिक होती है वो जल की होती है। अगला पॉइंट कह रहा है पसीने की हमारे शरीर पर क्या भूमिका होती है? तो दोस्तों यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है ये शरीर के जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? तो गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, यानी जल्दी से जल्दी हमारा जो पसीना होता है वो वाष्पीकृत का मतलब सूखने लगता है, वाष्प होकर के जो हमारा शरीर होता है वो सूखने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मिट्टी के जो घड़े हैं, मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में जो जल ठंडा रहता है वो वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है दोस्तों। और अगला हम लोग देखते हैं संवहन के अनुप्रयोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 1 लाइनर आपका मैचिंग कथन कारण वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि विद्युत बल्ब में लगे जो तंतु होते हैं को गलने से बचाने के लिए संवहन का अनुप्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी का जो वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो भी संवहन द्वारा ही गर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो मोटर कार का रेडिएटर है यानी शीतलन जो तंत्र है वो भी संवहन सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला पॉइंट है रेफ्रिजरेटर की बात करें। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है,
फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी संवहन का सिद्धांत प्रयोग किया जा सके। अगला पॉइंट है, हम लोग देखते हैं कि थर्मल बोतल, जो थर्मल बोतल होता है में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसके दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है दोस्तों? तो वो लगाई जाती है रजत परत, यानी सिल्वर लेयर उस पर लगाया जाता है थर्मल बोतल पर। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अगला पॉइंट करा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो जल्दी पक जाता है, लेकिन क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। ज्यों ज्यों दाब बढ़ेगा पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला पॉइंट कर रहा है ऊष्मा। ऊष्मा किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ऊष्मा उदाहरण है ऊर्जा का। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। अगला पॉइंट कर रहा है कि सिटी स्कैन जो कराया जाता है, सिटी स्कैन करने में कौन सी जो किरणें होती हैं वो प्रयोग की जाती हैं? तो सिटी स्कैन में दोस्तों एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आदर्श गैस। आदर्श जो गैस पूछ रहा है कि आदर्श गैस क्या है? तो आदर्श गैस के बारे में हम लोग देखते हैं कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह किस राशि पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो केवल ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना, यानी बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो वो दोस्तों समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। यानी बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना ये समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप जो प्राप्त करते हैं वह रुद्रोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं। रुद्रोष्म प्रकरण के द्वारा प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1 किलो कैलोरी जो ऊष्मा है कितने जूल कार्य के बराबर है, यानी तुल्य है। 1 किलो जो कैलोरी ऊर्जा है वो कितने जूल कार्य के बराबर समतुल्य है या बराबर है? तो वो दोस्तों 4.18 इंटू 10 की पावर क्यूब या 10 की पावर 3 ये जूल कार्य के बराबर है या तुल्य है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा। अब हम लोग देखते हैं विकिरण के जो प्रयोग हैं। देखिए विकिरण के प्रयोग में करा कि सूर्य की जो ऊष्मा होती है पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। यानी जो सूर्य की ऊष्मा है पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो ये विकिरण के द्वारा पहुंचती है। अगला पॉइंट करा कि पालिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये पालिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते, तो क्यों नहीं जब गर्म होते हैं? वह दोस्तों विकिरण के कारण गर्म नहीं होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जल का जो घनत्व है वह किस ताप पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है, यानी फ्रिज में रख करके उस बोतल को जमने के लिए रख दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है। और उसका मेन रीजन दोस्तों है कि पानी जमने पर फैलता है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, वनडे एग्जामों में तो कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? तो ज्यों ज्यों ऊंचाई बढ़ने लगती है त्यों यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता है। उसका रीजन है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब क्या होता है? घटने लगता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वायुदाब घटेगा तो क्वथनांक घट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। जो भी पहाड़ ऊंचे हैं वहां बर्फ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है। जो ऊंचे पहाड़ है वहां पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, इसलिए बर्फ जमी रहती है। अतः वहां का जो वातावरण की अगर बात करें, वहां का वातावरण की जो जलवाष्प है वह जमकर बर्फ बन जाती है। यानी वहां का जो वातावरण जलवाष्प है वह क्या जम करके, यानी वो जलवाष्प जम करके बर्फ का रूप ले लेती है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ठोस कपूर, आपने देखा होगा सभी लोगों के घरों में आरती के लिए तैयार किया जाता है। तो जो कपूर होता है, कपूर से वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया, वनडे में कई बार पूछा गया है और आपके प्री मेंस जो होते हैं उसमें प्री में भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, लाइक SRO हो या UPPCS हो या UPP हो।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से हस्तांतरित होती है। तो जो ऊष्मा हस्तांतरित होती है वो दोस्तों विकिरण के द्वारा हस्तांतरित होती है, तीव्र गति से विकिरण के माध्यम से हस्तांतरित होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना, यानी कोई भी पदार्थ है उसका टेम्परेचर, यानी उसके टेम्परेचर को आप परिवर्तित ना करें और द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है उस ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो उस ऊष्मा को दोस्तों वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी जिसे कहते हैं किसे उत्सर्जित करता है। तो एक कृष्णिका जो है, जो ब्लैक बॉडी है, वह सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण, जो सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण होती है उसको उत्सर्जित करती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एथिल एल्कोहल, जो एथिल एल्कोहल है किस तापमान पर जमता है। जो एथिल एल्कोहल है वो कब जमने लगता है, तो वो दोस्तों 114 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अपक्रिया होती है। तो तारों के अंदर जो ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो अपक्रिया होती है वह ताप नापकीय अपक्रियाएं होती हैं। कौन सी अपक्रियाएं होती हैं? ताप नापकीय अपक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि तारों का जो रंग होता है वह क्या प्रदर्शित करता है। तो तारों का रंग उनके तापमान को प्रदर्शित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा कि एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए खमीर जो ईस्ट होता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सेकेरोमाइसीस सेरेवेसी में, सेकेरोमाइसीस सेरेवेसी में खमीर का प्रयोग किया जाता है। और खमीर का कभी कभी ईस्ट नाम दे देता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसका इंग्लिश भी, क्योंकि कई बार पूछा है तो ईस्ट नाम से पूछा है। ईस्ट का जो शुद्ध हिंदी है वह खमीर है। अगला पॉइंट कह रहा कि ऊनी जो कपड़े हैं वह शरीर को गर्म क्यों रखते हैं। तो ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है, इसलिए ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, तो उसे वाष्पन की कौन सी ऊष्मा कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा जो है 5वां था और 5वें चैप्टर का नाम है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, जो कि लेक्चर 5 है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर आपको भौतिक फिजिक्स के दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ NCERT 1 लाइनर आपका इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो है वो NCERT सार संग्रह की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप चैनल पर जा करके और प्लेलिस्ट के माध्यम से लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। और दोस्तों मेरी यही इच्छा है कि आप लोग सेलेक्ट हों। यदि आप लोगों के सिलेक्शन में मेरा 10 से 15% भी योगदान रहा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद,